हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस इंग्लिश पोइट मैथ्यू अर्नोल्ड की एक फेमस पोएम जिसका नाम है डोवर बीच। तो दोस्तों, ये उस समय की बहुत ही फेमस पोएम रही है। बेसिकली ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है, जिसमें केवल जो स्पीकर होता है वो ही बोलता है और जो लिसनर होता है वो चुपचाप सुनता है। लेकिन इसमें एक से ज़्यादा लिसनर भी हो सकते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। इसमें बोलने का काम केवल स्पीकर ही करता है, बाकी सब चुपचाप सुनते हैं। तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि पोएम का नाम है डोवर बीच, तो यहाँ पर डोवर एक जगह का नाम है जहाँ पर एक बीच है, तो इस पोएम का नाम पड़ा है डोवर बीच। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोवर बीच एक जगह का नाम है जहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड, हमारे जो पोइट हैं, उन्होंने हनीमून बनाया था 1851 में अपनी वाइफ फ्रांसिस लूसी के साथ में। तो इनकी वाइफ का नाम था फ्रांसिस लूसी, जिसके साथ में इन्होंने हनीमून बनाया था 1851 में। और कहाँ पर? डोवर बीच में। तो इस पोएम को 1867 में पब्लिश किया गया था उनके कलेक्शन न्यू पोएम्स में। ये पोएम एक लिरिक पोएम है जिसे सॉन्ग के रूप में भी गाया जा सकता है। इस पोएम की मेजर थीम्स हैं नेचर, लॉस ऑफ फेथ एंड सर्टेनिटी एंड लव। तो इसमें लव के बारे में बताया गया है, नेचर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि सबसे अधिक इस पोएम में जो सी है, समुद्र है, उसके बारे में बताया गया है। और कैसे लोगों का विश्वास नेचर से हटता जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। जैसे कि फ्री वर्स होता है, इसमें इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, बिना राइमिंग के इस पोएम को लिखा गया है। इस पोएम को 4 स्टैंजास में बांटा गया है, मगर इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। जो हमारे पोइट हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, ये एक इंग्लिश पोइट होने के साथ साथ एक क्रिटिक भी थे। इनका जन्म 24 दिसंबर 1822 को हुआ था और इनकी डेथ 15 अप्रैल 1888 को हुई थी। तो चलिए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। द सी इज़ काम टू नाइट। आज की रात जो समुद्र है वो बहुत ही शांत है, यानी कि समुद्र में कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई लहरें नहीं उठ रही हैं। समुद्र बहुत ही शांत है, काम है। द टाइड इज़ फुल, यानी कि जो टाइड है, यहाँ टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा। जो कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसे हम टाइड कहते हैं। कि टाइड इज़ फुल, यानी कि जो ज्वार भाटा है वो समुद्र में फुल है, यानी कि अपने चरम पर है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, यानी कि जो चांद की जो परछाई है वो समुद्र की सतह है उसके ऊपर पड़ रही है या उसके ऊपर चमक रही है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम एंड इज़ गॉन, कि जो समुद्र है उसका जो फ्रेंच कोस्ट है उसकी तरफ एक रोशनी चमकती है और कुछ ही देर बाद वह रोशनी गायब हो जाती है, बंद हो जाती है। यानी कि जो सूरज है वो अब डूब चुका है और उसकी जो किरणें हैं, उसकी जो रोशनी है वो अब धीरे धीरे गायब हो चुकी है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। क्लिफ्ट का मतलब होता है चट्टानें, यानी कि जो इंग्लैंड की जो बड़ी जो चट्टानें हैं, जो क्लिफ्स हैं, वो इस रोशनी में चमक रहे हैं। यानी कि जो इंग्लैंड के जो बड़े चट्टान या जो बड़े पहाड़ हैं, जो क्लिफ्स हैं, वो इस रोशनी में चमक रहे हैं, यानी कि बहुत बड़े हैं, वास्ट हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे। बे का मतलब होता है खाड़ी, और ये जो बड़ी जो चट्टानें हैं वो इस बे के बिल्कुल ही पास में हैं। यानी कि ये जो बड़ी क्लिफ्स हैं वो एक ट्रैंक्विल बे है, यानी कि जो शांत जो खाड़ी है उसके बिल्कुल ही पास में हैं। कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो पोइट हैं वो एक घर के अंदर हैं और विंडो के पास में खड़े हुए हैं। वे कहते हैं अपनी वाइफ से कि यहाँ आओ विंडो के पास में और देखो जो नाइट एयर है वो कितनी स्वीट है। जो रात्रि की जो हवा है वो कितनी स्वीट है, कितनी प्लीजेंट है, कितनी आनंददायक है। तुम इसको एंजॉय करो, यहाँ आओ। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन स्प्रे, कि स्प्रे की उस लंबी लाइन से। तो यहाँ स्प्रे का मतलब है जो समुद्र से आने वाली जो लहरें होती हैं, उन लहरों से जो झाग बनते हैं उन्हें स्प्रे कहते हैं। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंस लैंड, कि जहाँ ये पानी ज़मीन से मिलता है या लैंड से मिलता है, और वो ज़मीन है वो मून ब्लेंस लैंड है। यानी कि चांद की रोशनी पड़ने के कारण वो ज़मीन है वो थोड़ी सफ़ेद रंग की हमें दिखाई दे रही है। और इस जगह पर जो पानी की जो झाग हैं उनसे एक लंबी लाइन बन चुकी है। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रॉर, कि सुनो तुम उस गरजने की आवाज़ को सुनो, जो कि एक तेज घिसने की आवाज़ है। यानी कि जो समुद्र है उसकी जो लहरें हैं वो गर्जना कर रही हैं और तुम उस गर्जना की आवाज़ को सुनो। और वो आवाज़ है किसकी है? ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रू बैक, कि समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं तो ये आवाज़ उनकी है। जो लहरें होती हैं वो उन पत्थरों से टकराती हैं जिससे एक रोर उत्पन्न होता है, एक गर्जना की आवाज़ है वो उत्पन्न होती है। एंड फीलिंग एट देयर रिटर्न अप द हाई स्टैंड,
और अब जो वो लहरें हैं वो वापस लौटती हैं तो वे उन छोटे पत्थरों को फ्लैंक कर देती हैं, यानी कि किनारे पर धकेल देती हैं, फेंक देती हैं। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि जो समुद्र की जो लहरें हैं वे अपने साथ उन छोटे छोटे पत्थरों को समुद्र में बहा कर ले जाती हैं, और जब वे वापस लौटती हैं तो वे उन पत्थरों को जो समुद्र का जो किनारा है, जो बीच है, उसके ऊपर फिलिंग कर देती है, फेंक देती हैं, और ये क्रम चलता रहता है। और इसी कारण से उन पत्थरों के घिसने की एक आवाज़ है और एक शोर है वो उत्पन्न होता है। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगेन, यानी कि ये जो प्रोसेस है, जो ये क्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। यानी कि जो वेव्स होती हैं, जो लहरें हैं, वो उन छोटे पत्थरों को अपने साथ समुद्र में ले जाती हैं, फिर वो वापस लौटती हैं तो उन्हें फिर से किनारे पर धकेल देती हैं, पटक देती हैं, फिलिंग कर देती हैं। तो ये क्रम हमें लगातार चलता रहता है, रुकता नहीं है। और इससे एक शोर उत्पन्न हो रहा है, एक रोर उत्पन्न हो रही है, एक गर्जना उत्पन्न हो रही है। विद ट्रेमुलस कैडेंस स्लो, और साथ ही एक बहुत ही स्लो रिदम के साथ में, यानी कि जो रिदम है या लय ताल है, कैडेंस का मतलब है यहाँ पर रिदम, एक स्लो रिदम के साथ ये प्रोसेस चलती रहती है। एक जो शोर है, एक रोर है, वो आता रहता है कि पत्थरों के वापस लौटने से जो आवाज़ आती है उसमें भी एक प्रकार का रिदम है। एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, और ये जो रिदम है, जो ये कैडेंस है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली, यानी कि एक एटर्नल नोट है ऑफ सैडनेस, यानी कि एक बहुत ही सैडनेस की एक रिदम है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और इस आवाज़ को सुनकर जो पोइट है वो सैड हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसे कोई खुशी नहीं मिल रही है इस आवाज़ से। और जो ये रिदम है वो कभी ना ख़त्म होने वाली उदासी की ओर एक इशारा करती है। सोफोक्लेस लॉन्ग एगो हार्ड इट ऑन द एजियन। फ्रेंड्स, यहाँ सोफोक्लेस एक फेमस ग्रीक राइटर थे। तो पोइट यहाँ कह रहे हैं कि बहुत टाइम पहले, यानी कि बहुत सालों पहले, सोफोक्लेस ने भी यह सैडनेस की आवाज़ें सुनी थी इसी प्रकार की। और ये सब धुन उन्होंने सुनी थी एजियन सी के किनारे, कि बहुत साल पहले एजियन सी के किनारे खड़े होकर के वो सोफोक्लेस ने भी इस प्रकार की उदासी भरी आवाज़ें सुनी थी। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। और इस धुन को सुनकर ही उन्हें जो ह्यूमन लाइफ के जो सोरोज़ हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं ह्यूमन लाइफ के, उन सब की याद आ गई होगी। यहाँ मिजरी का अर्थ है परेशानियां, दुख, जो ह्यूमन मिजरी है। अब यहाँ पर एब एंड फ्लो है, यानी कि पानी का वापस आना और जाना। इससे जो रिदम है उसको ह्यूमन मिजरी से कंपेयर कर रहा है यहाँ पर पोइट। यहाँ पे पोइट बताना चाह रहे हैं कि जो पानी है उसका फ़्लो कभी आगे की ओर जाता है, कभी पीछे की ओर जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ह्यूमन है, जो मानव है, उनके जीवन में भी कभी परेशानियाँ आती हैं, कभी वापस चली जाती हैं। तो ये फ़्लो चलता रहता है। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ए थॉट, और साथ ही हम इस आवाज़ में एक प्रकार की थॉट को सुन सकते हैं। इस आवाज़ में एक सोच है। हियरिंग इट बाई दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, और हम भी यहाँ पर जो ये नॉर्दर्न सी है इसके किनारे पर खड़े होकर के इस हियरिंग, इस आवाज़ को हम सुन सकते हैं, जो कि एक थॉट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस विचार को हम सुन सकते हैं और इस विचार के बारे में हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल। यहाँ पे पोइट अपनी बातों को रिलीजियस मोड में मोड़ करके फिर कहते हैं, यानी कि जो रिलीजियस फेथ है उसका भी एक समुद्र था। लोगों में अपने धर्म के लिए, अपने रिलीजियस के लिए जो विश्वास था, जो फेथ था, वो भी कभी इस समुद्र की तरह बिल्कुल फुल भरा हुआ था। एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फर्ड ऑफ ए ब्राइट गडल्स फर्ड। और ये जो विश्वास था और जो फेथ था वो इस पृथ्वी, यानी कि जो अर्थ है, उसके चारों ओर फैला हुआ था, किसी गर्डल की तरह फैला हुआ था। यहाँ गर्डल का मतलब होता है कमरबंद, यानी जो कमरबंद होती है उसकी तरह जो ये फेथ है, जो विश्वास है, वो पूरी पृथ्वी के, पूरी अर्थ के चारों ओर फैला हुआ था। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलैंकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोल। और अब जो मुझे जो कुछ सुनाई देता है वो है मेलैंकली की जो तकलीफ़ है, और इस तकलीफ़ के कारण इसके ज़ोर से चिल्लाने की जो आवाज़ है वो मुझे सिर्फ सुनाई देती है। ये जो रोर है वो ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ है, और ये एक मेलैंकली की आवाज़ है। रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। मगर अब ये जो रिलीजियस फेथ है या जो सी ऑफ फेथ है वो भी धीरे धीरे इन लहरों की तरह अब पीछे हट रहा है, अपने कदम पीछे हटा रहा है। डाउन द वास्ट एजेस टियर एंड नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो सी ऑफ फेथ है, यानी कि जो विश्वास रूपी जो समुद्र है,
ये धीरे धीरे पीछे जा रहा है और जिस तरह से पानी पीछे जाता है तो इसके पीछे जो ज़मीन है वो छोड़ता हुआ जाता है और इसमें जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो छूट जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो ये सी ऑफ फेथ भी पीछे हटता है, तो इसके पीछे हटने से जो नेकेड जो सिंगल्स ऑफ द वर्ड होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जो सिंगल जो पत्थर होते हैं, यानी कि जो भी थोड़ी बहुत विश्वास की जो उम्मीदें बची हुई हैं, जो भी फेथ बचा हुआ है, बस वही इस दुनिया में शेष रह गई हैं। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जो लोगों का जो विश्वास है वो ख़त्म होता जा रहा है, उसका एंड होता जा रहा है। ओह लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर, यानी कि माई लव, हमें एक दूसरे से सच कहना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और साथ ही हमें एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो पोइट है वो अकेला नहीं है, वह घर में है और विंडो के पास खड़ा है और वह अपनी वाइफ से बातें कर रहा है। तो उसे बता रहा है कि हमें भी एक दूसरे से सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि हमारे सामने ये जो दुनिया फैली हुई है वो हमें स्वप्न रूपी दुनिया लगती है, जैसे कि लैंड ऑफ ड्रीम्स है, कि जो हमारे सपने हैं लगता है वो पूरे हो जाएंगे। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, वेरियस यानी अलग, यानी कि इतनी अलग है, इतनी खूबसूरत है और इतनी नई है। हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, मगर इस दुनिया में ना तो कोई खुशी है, ना तो प्यार है और ना ही कोई लाइट है, यानी कि ना ही कोई रोशनी है। यानी कि यहाँ पर हमें कोई खुशियाँ नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमें मेलांकोली मिलेगी, यहाँ पे हम दुखी हो जाएंगे। यानी कि जो ये संसार है, ये इसमें ना तो कोई प्रकार का प्यार है, ना कोई रोशनी है और ना ही यहाँ पर कोई जॉय है और हमारा फेथ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प ऑफ पेन, और ना ही इसमें कोई सर्टिट्यूड है और ना ही यहाँ पर कोई शांति है और ना ही जो पेन है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसे दूर करने का कोई रास्ता है। यानी कि इस दुनिया में ना तो शांति है, ना लव है, ना पीस है, ना पेन है, ना तकलीफ़ को दूर करने का कोई रास्ता है, मगर हमें इसी ही दुनिया में रहना पड़ेगा। तो हमें एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के लिए फेथ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब पोएम अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा है। एंड वी आर हियर एज ऑन ए डार्कलिंग पेन, और हम यहाँ इस प्लेन, इस समतल लैंड पर खड़े हैं जहाँ पर डार्कनेस बढ़ती हुई जा रही है, यानी कि अंधेरा धीरे धीरे होता जा रहा है। हम इस समतल जगह पर खड़े हैं। स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, यानी कि ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर लोग हमेशा झगड़ रहे हैं, कन्फ्यूज्ड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि चारों तरफ सिर्फ अशांति फैली हुई है जो कि डार्कनेस का प्रतीक है। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और रात के अंधेरे में जो अनजान सेनाएं हैं, जो आर्मी है, यानी कि जो अनजान लोग हैं, वो लड़ते हैं रात के अंधेरे में। कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ कोई प्यार नहीं है, कोई फेथ नहीं है, कोई ऑनेस्टी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। यहाँ पर लोगों के बीच में क्योस फैला हुआ है और आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। ऐसी दुनिया में हम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोएम ख़त्म हो गई है। तो बेसिकली इस पूरी पोएम में और इस पोएम में जो पोइट हैं वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से फेथ ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से समुद्र का पानी पीछे जा रहा है, उसी प्रकार से इस दुनिया में जो फेथ है, जो विश्वास है, जो ह्यूमैनिटी है, जो ऑनेस्टी है, वो धीरे धीरे उस पानी की तरह ही पीछे जा रही है, यानी कि ख़त्म होती हुई जा रही है। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।